अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में जी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि वो कौन से ऐसे 5 मस्ट हैव एसेंशियल टूल्स हैं आपके किचन में, जो कि आपके किचन में होना बहुत ज़रूरी हैं या फिर जिनके साथ काम करके ज़िंदगी को मज़ीद आसान किया जा सकता है। तो अब वीडियो देखने वाले बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जी हम तो ये टूल्स का यूज़ करते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस बात को निगेट करेंगे कि नहीं जी ये टूल्स तो बिल्कुल भी काम के नहीं हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ कि इन टूल्स के साथ काम करके हम अपनी लाइफ को किस तरह से आसान बना सकते हैं। तो जी सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं जो एक एसेंशियल चीज़ है मेरे किचन में, जो मुझे ऐसे लगता है और बहुत सारे अच्छे किचन्स में मैंने देखा है कि ये एक चीज़ या तो होती ही नहीं है, सॉरी, या फिर अगर होती है तो उसका यूज़ सही से नहीं किया जाता। जी, तो अब बात कर लेते हैं स्पैचुला की। ये स्पैचुला जैसे कि इसकी शक्ल से भी आपको लग रहा होगा कि मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और यूज़ होता किस चीज़ में है जी, ये मैं यूज़ करती हूँ अपने नॉन स्टिक पैन के लिए और उसके अलावा भी और पर्पसेस के लिए, जो कि अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो जो हाफ़ फ्राइड एग होता है, या फिर ऑमलेट्स वगैरह बनाने के लिए, या फिर कोई भी चीज़ गर्म करने के लिए कि जिसका जो थोड़ी सी स्टिकी होती है, जैसे कि हमारे पास चावल वगैरह होते हैं, तो वो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं नॉन स्टिक पैन के अंदर ही करूँ, ताकि वो जो हमारा लोहे वाला पैन होता है या स्टेनलेस स्टील होता है उसके साथ स्टिक ना हो। तो जी उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर कोई अपने ग्रेवी वाला सालन गरम करना है तो वो भी नॉन स्टिक पैन के अंदर अगर हम उसको गरम करते हैं और इसके साथ अगर हम उसको साफ़ करते हैं, पैन को निकालते हैं, तो ये इसका सिलिकॉन मटेरियल होने की वजह से ये सारे पैन को अच्छे से साफ़ कर देता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास सालन की क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी कम होती है, और जब हम उसको गर्म करते हैं तो कुछ तो वो पैन के अंदर ही लगा रह जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो क्वांटिटी है वो फर्दर रिड्यूस हो जाती है। तो उसको रिडक्शन से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह का स्पैचुला यूज़ करें, ताकि आपके सालन की या किसी भी चीज़ की क्वांटिटी जो है वो कम ना हो। और जब आप इसको स्टार्ट करना यूज़ करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि वाकई इसमें कितनी सच्चाई है इस बात में कि जो भी आप फूड गर्म कर रहे होते हैं तो उसका कोई भी जो पार्ट है वो वेस्ट नहीं जाता है। तो आप बहुत इजीली इसके साथ उसको क्लीन कर सकते हैं, उस बर्तन को जिसके अंदर आप इसको गर्म कर रहे हैं। और इसके अलावा जब दूध वगैरह गर्म करते हैं हम, और उसकी जो बलाई होती है उसको रिमूव करने का टाइम आता है, तो अगर तो हम उस पॉट में से या उस बर्तन में से जिसमें हम दूध को गर्म किया होता है तो उसको थोड़ा सा वार्म कर लेते हैं, या फिर अगर वो बाहर ही पड़ा हुआ होता है तो फिर तो उसको आसान होता है साफ़ करना। लेकिन अगर वो हो जाता है फ्रिज के अंदर, क्योंकि नॉर्मली हम उसको फ्रिज के अंदर रख देते हैं ताकि बलाई उसकी थोड़ी सी सेट हो जाए, तो फिर हम उसको उसके ऊपर से रिमूव करें। कुछ घरों के अंदर खैर फुल क्रीम मिल्क ही यूज़ किया जाता है, बच्चों को भी वही दिया जाता है, लेकिन मेरे घर में मैं बलाई जो है वो रिमूव कर देती हूँ, और उसके बाद उसे, हमारे घर में तो होममेड देसी घी बनता है। तो या इस स्पैचुला को मैं इस काम के लिए भी यूज़ करती हूँ कि जब मैंने उस देगची को या उस बर्तन को साफ़ करना होता है जिसमें मैंने दूध गर्म किया होता है, तो इसकी हेल्प से जो उसके ऊपर बलाई लगी हुई होती है वो बहुत ईजीली जो है वो साफ़ हो जाती है। और क्योंकि इसके एजेस शार्प हैं थोड़े से, तो इसकी शार्पनेस जो है वो हेल्प करती है आपको किसी भी चीज़ को डीपली निकालने में। ठीक है जी, तो अगर आपके घर में ये टूल नहीं है और अगर आप इसको बाय कर सकते हैं तो ये बहुत ही इजीली आपको मार्केट से अवेलेबल है। और आपको अब हर जगह से, पहले थोड़ा सा मुश्किल होता था सिलिकॉन का स्पैचुला फाइंड आउट करना, लेकिन अब नॉर्मली हर जगह से आपको ये आसानी के साथ मिल जाता है। और अगर आप इसको यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये वाकई कितनी अच्छी चीज़ है। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ कि ये कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता, ये 200-250 में या समटाइम्स इससे भी कम पैसों में आ जाता है, क्योंकि इसकी शेप्स और इसके साइज़ पे डिपेंड करता है कि आपको किस साइज़ का चाहिए। तो अगर आपको इससे छोटा साइज़ चाहिए तो वो आपको नॉर्मली 100 में, 120 में, 150 में भी मिल जाएगा, लेकिन मैंने इसको 200 में बाय किया था। और इसका जो साइज़ है वो बहुत आइडियल है, मुझे ये बहुत पसंद है। और अगर आप इसको केयर के साथ यूज़ करते हैं तो ये 1 साल 2 साल तो आपके पास बिल्कुल आराम से चलता है, क्योंकि सिलिकॉन का जो मटेरियल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसके जो मार्क्स हैं उनसे आपको आइडिया हो रहा होगा कि समटाइम्स हमारे चूल्हे का फ्लेम थोड़ा सा हाई होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा, इसमें जो मटेरियल आता है स्पैचुला के अंदर, वो ये तो वुड का है मेरे पास हैंडल इसका, लेकिन पहले मेरे पास प्लास्टिक का था तो वो टूट जाता है, क्योंकि समटाइम्स हम किसी चीज़ को प्रेस कर रहे होते हैं, जैसे ऑमलेट वगैरह होता है तो हम इसकी हेल्प से इसको प्रेस करते हैं, या जब हम शामी वगैरह फ्राई करते हैं। अच्छा, शामी और पैटीज़ भी मैं नॉन स्टिक पैन के अंदर ही बनाती हूँ, उसको मैं डीप फ्राइड नहीं करती हूँ, तो उसके लिए भी बहुत हेल्प आउट करता है मुझे। तो उसके लिए फिर ऐसा होता है कि जब हम उसको थोड़ा सा यूँ प्रेस करते हैं किसी भी चीज़ को, तो जो प्लास्टिक का हैंडल होता है उसके टूटने के ख़तरात जो हैं या ख़दशात हैं वो ज़्यादा होते हैं। हाँ, अगर तो वो कोई बहुत ही स्टर्डी मटेरियल से बना हुआ तो दैट इज़ फ़ाइन, लेकिन अगर वो
थोड़ा थिन है और कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको लेने से अवॉइड किया करें, क्योंकि समटाइम्स डिज़ास्टर्स भी हो सकते हैं ड्यूरिंग कुकिंग। तो उससे बहुत बेहतर ये मुझे लगता है कि या तो मैं वुडन ले लूँ या फिर मैं इतना स्ट्रॉन्ग लूँ कि वो टूटे ना। जी, तो ये तो था इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको स्पैचुला के बारे में देनी थी। और सेकंड चीज़ जो है, मैं बहुत सारे अच्छे किचन्स में भी मैंने देखा है कि ये विस्क या इसको बीटर या जो कुछ भी हम कहते हैं, ये अवेलेबल नहीं होता है। और अक्सर घरों में जब आप रायता खाते हैं तो उसमें भी आपको लगता है कि लम्प्स हैं, उन लम्प्स को ख़त्म नहीं किया गया, जो कि बहुत ही बुरे लगते हैं। इसलिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। मैं तो खैर उसको एग्स वगैरह बीट करने के लिए हरगिज़ यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, जो लोग बेकिंग करते होंगे तो मे बी वो यूज़ करते हों, लेकिन मैं बेकिंग नहीं करती, इसलिए मैं आपको अपना बेकिंग वाला कोई एक्सपीरियंस जो इसके साथ हो सकता है वो शेयर नहीं कर सकती। मैं सिर्फ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस जो शेयर कर रही हूँ वो यही है कि इसकी हेल्प से मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो स्मूथ करना होता है योगर्ट को, तो मैं सिर्फ योगर्ट को स्मूथ करती हूँ। इसके अलावा मैं इसे और कोई काम नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, बहुत ही क्रीमी बटरी सा इफ़ेक्ट आ जाता है इससे, इसके साथ स्मूथ करने से। तो जी, ये तो मुझे लगता है कि ये भी एक मस्ट हैव चीज़ है आपके किचन में। कुछ लोग फ़ोर्क से भी करते हैं, लेकिन फ़ोर्क से थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपके पास क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है तो लम्प्स ख़त्म करने में ज़्यादा टाइम लगता है। वरना जो फ़ोर्क है वो अगर आपने थोड़ी क्वांटिटी में करना है तो फिर तो उसके लिए दैट इज़ फ़ाइन। लेकिन अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये बिलीव मी कि 3-4 बार ही आप इस विस्क को हिलाते हैं और आपका जो योगर्ट है वो बहुत स्मूथ हो जाता है। और एग्स को मैं इसके साथ बीट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। एग्स के लिए मैंने आपके साथ एक पुरानी वीडियो में भी शेयर किया था कि मेरे पास जो हमारे घर में जो पॉप्सिकल्स वगैरह आती हैं, जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं, जो कि आइसक्रीम की कुल्फ़ी वगैरह में लगी हुई होती हैं, तो उनको मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं उनको वॉश करने के बाद अपने पास स्टोर कर लेती हूँ और एग्स को हिलाने के लिए या बीट करने के लिए, जैसे ऑमलेट वगैरह बना रहे होते हैं, तो मैं वो यूज़ करती हूँ। और उसके बाद मैं, बिकॉज दिस इज़ अ रिसाइकलिंग टिप, तो मैं उसको रिसाइकिल करती हूँ। या फिर मैंने एक पर्टिकुलर स्पून रखा हुआ है अपने घर में एग्स को बीट करने के लिए। उसके अलावा मैं कोई और चीज़ जो है वो यूज़ नहीं करती हूँ। और एक और टिप मैं आपको दे देती हूँ कि समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारे जो अंडे वाला बर्तन होता है उसमें स्मेल आ जाती है, तो मैं उसके लिए ये करती हूँ कि जो आपकी यूज़ पत्ती होती है ना, मैं उन बर्तनों में डाल देती हूँ, उसके अंदर मैं पानी डाल देती हूँ, जिसकी वजह से बिल्कुल भी पत्ती की स्मेल नहीं रहती है अगर आप उसको 5-7 मिनट छोड़ देते हैं और उसके बाद वॉश करते हैं तो। जी, तो ये टिप्स भी साथ साथ चलती रहेंगी। और नेक्स्ट टूल की तरफ मूव करते हैं, जो कि है एक फीडर ब्रश। देखने में तो ये एक फीडर ब्रश है, या हम इसको बॉटल ब्रश कहते हैं। और मेरे पास ये शील्ड का है, डिफरेंट कंपनीज़ का मिल जाता है, ये लोकल भी मिल जाते हैं, लेकिन इसके ब्रिसल्स थोड़े से अच्छे होते हैं और ये वाला मैं यूज़ करती हूँ। और इसको सिर्फ फीडर्स की सफाई के लिए नहीं, घर में कुछ ग्लासेस होते हैं नॉर्मली जिनके नैरो होती है, शेप्स नैरो होती हैं, या वाइन ग्लासेस वगैरह होते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड किया कीजिए उनमें हाथ डाल के। और साफ़ करने से बेहतर ये है कि आप इस ब्रश की मदद से क्लीनिंग करें। थोड़ा सा लिक्विड सोप जो है आप उसको पानी में डाल के तो इसकी हेल्प से आप क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ ये मिसहैप एक दफ़ा हो चुका है कि मैं वो ग्लास जो सिंपल वाले जो वाइन ग्लासेस होते हैं मैं उनको वॉश करी थी, क्योंकि वो बहुत ही क्रिस्टल के नाजुक से और सॉफ्ट से ग्लासेस होते हैं, तो अगर थोड़ा सा भी आपका हाथ का ज़्यादा प्रेशर आता है तो वो टूट सकते हैं। और मेरे हाथ में वो कांच एक दफ़ा लग चुका है और बहुत गहरा कट लग गया था मुझे, और काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा। तकरीबन 2 मंथ्स लग गए थे मेरे उस वुंड को हील होने में, क्योंकि पानी लगता है, ज़ाहिर है हाथ है, उससे आपने पानी वाला काम करना होता है, तो इन्फेक्शन होने के ख़तरात बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए जी प्लीज़ एहतियात किया कीजिए। मैंने सोचा कि आज ये भी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि इन ग्लासेस की सफाई में, और या फिर बॉटल्स होती हैं घरों में, जो बच्चों की बॉटल्स होती हैं, तो प्लीज़ उनकी सफाई का भी ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे जो स्कूल में पानी लेके जा रहे होते हैं उन बॉटल्स में, तो उनकी सफाई का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स हम ऊपर से तो उनको साफ़ कर देते हैं, लेकिन अंदर से सिर्फ उनको खंगाल देते हैं, जो कि बिल्कुल भी वाइज़ नहीं है। इसलिए बहुत बेहतर होता है कि आप उनको रिंस करें अच्छे तरीके से वार्म वाटर के साथ। जी, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। ये है जी मेरे पास, जिसको मैं तो मधानी बोलती हूँ, और कुछ लोग इसको घुटना भी बोलते हैं और मदना भी कहते हैं, और कुछ इस तरह के सिमिलर नेम्स हैं और भी, तो आई डोंट नो कि आप लोग अब इसको क्या कहते हैं। अच्छा, मैं इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि हमारे घर में जो देसी घी है वो होममेड ही बनता है, यानी घर में ही बनता है। तो पहले तो मैं अपने ब्लेंडर के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो मेरे पास बलाई जमा हो जाती थी, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके उसका मक्खन निकालती थी, उस मक्खन से फिर मैं देसी घी बनाती थी। तो वो थोड़ा सा एक ना मुझे हेक्टिक काम लगता था, और बार बार निकालना डालना, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी डर्टी हो जाती थी जहाँ पे हम ये काम कर रहे होते हैं।
तो फिर मुझे किसी ने बताया जी कि ये जो टूल है ये बहुत ही अच्छे से आपकी जो मलाई है उससे मक्खन निकाल सकता है। मुझे इनिशियली तो यकीन नहीं आया, लेकिन जब मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया तो मुझे इसकी मैजिकल प्रॉपर्टीज़ का पता चला कि वाकई ये तो बहुत अच्छा वर्क करता है। हाँ, इस पर थोड़ी सी एफ़र्ट एक्स्ट्रा ज़रूर करनी पड़ती है अपने बाजुओं की, हाँ, टाइम की और बाजुओं की। लेकिन उससे मक्खन निकालने का जो तरीका है वो भी किसी दिन मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से कितनी आसानी के साथ इसके साथ मक्खन निकाल लेती हूँ और कोई भी जगह गंदी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है और बहुत ही आसानी के साथ एक ही बर्तन के अंदर हम निकाल सकते हैं। वरना पहले ये होता था कि जो मुझे ब्लेंडर के अंदर करना पड़ता था, जिस बर्तन के अंदर मलाई होती थी वो उसको भी वॉश करना एक इशू होता था, और जिसके अंदर मुझे मक्खन रखना होता था वो भी इशू होता था कि उसको भी मुझे वॉश करना पड़ता था, और जिसके अंदर मैं निकाल रही होती थी, देसी घी बना रही होती थी। तो इतने सारे जो बर्तन हैं ना वो वॉश करने वाले होते थे, और आपको पता है कि जब ये एक चीज़ इतनी ऑयली हो जाती है तो उसको साफ़ करना भी कितना बड़ा इशू होता है। लेकिन अब एक ही बर्तन के अंदर मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। उसी के अंदर मैं मलाई जमा की हुई होती है, उसी के अंदर मैं मक्खन निकाल लेती हूँ, उसी के अंदर ही मैं देसी घी बनाने के लिए गर्म कर लेती हूँ। जो उसकी एक्सेस लस्सी वगैरह होती है उसको मैं गिरा देती हूँ। तो वो तरीका मैं इंशाल्लाह आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी। और दूसरा जी, इसके साथ आप लस्सी भी बना सकते हैं। इसके साथ आप जो बीटर वाला काम है, यानी कि दही को स्मूथ करने वाला काम, वो भी आप इसके साथ कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप इसके साथ मल्टीपल काम कर सकते हैं। ठीक है जी, साग वगैरह भी आप इसके साथ घोट सकते हैं, पालक घोट सकते हैं। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो ये काम बहुत इजीली कर सकता है। और इसके लिए भी राइट सिलेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। पहले मेरे पास था लकड़ी वाला जो है वो साग के लिए तो बेहतर रहता है, लेकिन जब आपने मक्खन निकालना होता है तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी ऑप्शन नहीं है। अब मैंने लिया है जी ये प्लास्टिक वाला, जिसके एजेस शार्प हैं। तो शार्प होने की वजह से मक्खन बहुत जल्दी और ईजी निकलता है। ठीक है। और दूसरा ये एक चीज़ का ख्याल रखा कीजिए कि जब आप लेने लगें तो ये वाला जो जॉइंट है ना, ये इसको सेपरेट नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा सा पुश करके देख लिया करें, अगर ये सेपरेट हो रहा है तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि जो सेपरेट होने वाले होते हैं उनका ये वाला जो फूल है ये निकल जाता है, और जिस चीज़ के अंदर आप चला रहे हैं इसको तो ये उसके अंदर निकल सकता है। और गर्म चीज़ अगर कोई है जैसे साग वगैरह है तो वो आपके ऊपर भी गिर सकती है। ठीक है जी, तो ये था इन 4 चीज़ों का रिव्यू। अब आते हैं 5th वन की तरफ। बहुत सारे घरों में फ्राइंग के लिए ये वाली जो फ्राइंग नेट है या जाली है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और उसके लिए किया जाता है जी आम चमचों का इस्तेमाल, जिसके साथ ड्रॉप्स भी गिर सकते हैं, जिसके साथ एक्सेस ऑयल भी जो फ्राइंग वाली आइटम का है वो भी आपकी प्लेट में आ सकता है। तो जी ये टूल कोई महंगा नहीं है, 200 का 250 का ही आता है, और ये मीडियम साइज़ वाली है मेरे पास। तो जो मेरी वो के हिसाब से अगर आपने लेनी है, अगर आपके घर के मेंबर ज़्यादा हैं तो आप बड़ी वाली भी ले सकते हैं, और वो भी कोई बहुत महंगी नहीं आती है, वो अंडर 300 ही आती है। तो ये आप ले सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। जी ये तो था आज का रिव्यू, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।